हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आपके जो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस शुरू हुआ है उसकी हम आज पहली प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने 8वीं में पूरी क्लासें नहीं ली हैं, 9वीं क्लास में भी आपने पूरी क्लासें नहीं ली हैं, तो हमें एकदम बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। उसी हिसाब से मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, जो अपनी पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले बता देता हूँ, उसके बाद में हम प्रश्नावली शुरू करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वास्तविक संख्याएं, अब देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। पहली चीज तो ये, अपनी प्रश्नावली का नाम है तो थोड़ा समझना जरूरी है। देखो, संख्याएं दो होती हैं, एक तो काल्पनिक और एक वास्तविक। ठीक है, काल्पनिक में वो संख्याएं आती हैं जो रियल में विद्यमान नहीं होती हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बताऊं कि √-25 कितना होगा, तो ये आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये है अपनी एक काल्पनिक संख्या। अगर वास्तविक संख्या की मैं बात करूं, तो वास्तव में जो संख्याएं विद्यमान होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं सारी। जैसे मान लो कि 1 है, 100 है, 2.5 है, ठीक है, -3 है। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या में ही परिमेय संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या में ही अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसी के ये अंदर होती हैं। तो ये हो गई अपनी संख्याएं दो होती हैं, काल्पनिक और वास्तविक। ठीक है, वास्तविक में बहुत सारी होती हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वो सारी वास्तविक में होती हैं। काल्पनिक सिर्फ एक ही टाइप की होती है, √ में माइनस की संख्या होती है, तो वो काल्पनिक संख्या होती है। ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं होती है। ये तो हो गई अपनी पहली चीज। विद्यमान कैसे नहीं होती है देख लो एक बार भाई। √ हम निकालेंगे तो ऐसी संख्या का निकालते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं 5 को 5 से गुणा करूं तो मेरे पास 25 आता है, और अगर मैं 25 के √ लगा दूंगा ना तो वापस 5 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इसी तरह देखो, अगर मैं -5 को गुणा करता हूं -5 से, तो भी क्या आएगा बोलो? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 25 ही आएगा। अगर मैं इसका √ निकालूंगा तो वापस क्या आएगा? 5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर √ में -25 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब आप 11th और 12th की क्लास लूँगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी तक इतना याद रखो कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आगे। आशा करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। अब देखो, हमारी इस प्रश्नावली में दो चीजें हैं, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरी चीज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम पहले बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो देखो प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रमेय का दी। यह प्रमेय क्या होती है अब समझना एक बार। मान लो कि आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई आप 57 में 24 का भाग दो। ठीक है, आप 57 में 24 का भाग दो, तो आप क्या करोगे? 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 बार चला गया, इससे आगे तो नहीं जाएगा, तो 2 बार भाग चला गया, 48 आ गया। घटा दो, कितना बच जाएगा भाई? 57 में से 48 घटाऊंगा तो 9 ही तो बचेगा ना। ठीक है, ये अपना एक भाग हो गया। समझो, इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं इस चीज को कैसे लिखेंगे? इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि जो 57 है वो बराबर है किसके है? 24 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि 24 को मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब जो जितना आ गया वो तो ठीक है, प्लस इसमें 9 ऐड कर दूंगा। भाई 24 को 2 से गुणा करो 48, 48 में 9 जोड़ो,
जोड़ लिया, कितना आ रहा है 57 आ रहा है, बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये जो चीज है ना, यही क्या है, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का। लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ध्यान से देखना। इतना समझ में आया होगा, जैसे हम लिखते हैं कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है ये, ठीक है। भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वो वाली चीज ही है। अब जो चीज बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। मान के चलो कि मैं 32 में 8 का भाग दे रहा हूं, तो आप सभी को पता है कि 32 में अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो 4 बार जाएगा पूरा पूरा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर भाग सिखा रहे हो या प्रश्नावली करवा रहे हो, ये समझना जरूरी है आपके लिए। ये चीज देखो, 32 में दिया, अब की बार 33 में देते हैं, वही 4 बार भाग जाएगा, 8 चौक 32 और शेषफल 1 बच जाएगा। वही चीज देखो दोबारा, ऐसे तो आएंगे नहीं, थोड़े पास पास लिख देता हूं। वही भाई 8 का भाग देंगे 34 में तो 4 बार जाएगा, 32 तो 2 शेषफल, समझ रहे हो मेरी बात। 8 का भाग दूंगा मैं 35 में तो वही 32, अब की बार 3 शेषफल बच जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो इससे रिजल्ट क्या निकालना है अपने को, ध्यान से समझना कि भाई 8 का मैं जब भाग दे रहा हूं तो 0 शेषफल बच सकता है। अगर 8 का भाग दे रहा हूं तो 1 बच सकता है, 8 का भाग दे रहा हूं तो 2 बच सकता है, 8 का भाग दे रहा हूं तो 3 बच सकता है। 35 तक आ गए, 36, 37, 38, 39 पे आ जाओ। 8 का भाग दूंगा मैं 39 में तो भी 4 ही बार जाएगा, 8 चौका 32 और बच जाएगा 7। अगर मैं 8 का भाग देता हूं 40 में, अगर मैं 8 का भाग देता हूं 40 में तो 5 बार चला जाएगा, 4 बार नहीं, और वापस शेषफल क्या आ जाएगा 0। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7 आ सकता है, लेकिन 8 नहीं आएगा, वापस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब जिस संख्या का भाग देंगे ना, जिस संख्या का भाग देंगे ना, शेषफल हमेशा उससे कम ही होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। देखो शेषफल कितना ही बचो चाहे 7 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल 8 होने लगेगा ना तब भाग 1 और ज्यादा बार चला जाएगा। पहले 4 बार जा रहा था, अब कितनी बार चला जाएगा 5 बार, लेकिन शेषफल में 8 नहीं बचेगा। यही चीज है इस पूरी प्रश्नावली में, इसी पे टिकी हुई है। तो समझ में आया होगा इतना। अब देखो आगे कि भाई जब भी भाग देंगे ना, तो जिस चीज का भाग देंगे ना शेषफल उससे कम ही आएगा। अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो क्या कहती है, वो कहती है कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब a कोई संख्या है जिसमें अगर मैं b का भाग दूंगा तो क्यों बार भाग चला जाएगा। जैसे मान लो कि ये 8 है, ये 33 है, ये है बेटा 33 और ये अपना 8 है। भाई 33 है, इसमें मैंने 8 का भाग दिया तो वो 4 बार भाग चला गया, 1 शेषफल बच गया। समझ में आ गई मेरी बात। अरे समझ में आया क्या, ये 33 के बराबर है, ये 8 के बराबर है, ये कितनी बार भाग जा रहा है वो लिखेंगे, ये लिखेंगे कितना शेषफल बच गया। समझ में आया। अब देखो इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा, इसके आगे मैं लिख दूंगा कि भाई जो r है ना, जो r है वो क्या हो सकता है, वो 0 से तो बड़ा होगा। देखो ये बड़े वाला निशान लगा दिया ना मैंने कि भाई जो r है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, तो ये वाला लगा दिया। लेकिन ये छोटा होगा, भाई r है, देखो r की तरफ छोटे वाला निशान लगा दिया ना। अब अरे इस निशान से r छोटा हो रहा है, इससे तो देखो r की तरफ खुल रहा है तो r बड़ा हो रहा है। तो छोटा किससे होता है, अब ध्यान दो,
किससे छोटा बताया था मैंने, 8 का भाग दिया था, याद आया, तो 8 से छोटा आता है। तो 8 किसके बराबर है, b के बराबर है। 8 किसके बराबर है, b के बराबर है। ये पूरी चीज होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ में आई मेरी बात भाई, ये चीज तो होती है इतनी तो, प्लस ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो आगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसका हम बार बार प्रयोग करते हैं। बार बार प्रयोग का मतलब अगर एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 बार यूज ले रहे हैं तो वो होता है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आई मेरी बात। अगर यही प्रमेय का एक ही क्वेश्चन में 2-3 बार काम में ले रहे हैं तो वो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आया। अब देखो आगे, अब आपकी प्रश्नावली एकदम इजी हो जाएगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे सारी चीजें जो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके पहले में पहला क्वेश्चन देखो, पहले में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 135 और 225 बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका HCF क्या होगा, या मैं बोल दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF क्या होगा, क्योंकि एक से ज्यादा बार काम में लेंगे तो एल्गोरिथम हो जाएगी। अब देखो इससे बहुत ही आसान काम है। पहले ये देखो कि इनमें से बड़ी कौन सी है और उसको लिख देंगे हम यहां पे 225 बराबर, अब लिख दो छोटी वाली 135, गुणा का निशान लगा दो कि 135 का भाग कितनी बार जाएगा, अभी देखेंगे कितनी बार जाएगा। यहां पे जो जाएगा वो यहां पे लिख देंगे, प्लस जो शेष फल बच जाएगा वो आगे लिख देंगे। उससे पहले एक लाइन लिखूंगा मैं यहां पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या प्रमेय का भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, प्रमेय का ही यहां पे ठीक रहेगा, प्रमेय का से। ओके, अब देखना भाई 225 है तो 135 का पहाड़ा बोलो, 135 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा 200 और 35 का दुगुना 70, 270। तो 270 इससे ज्यादा चला गया ना, मतलब एक ही बार भाग जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा। 135 तो आ गया, तो 135 से देखो कितने बच गए आगे, 135 इसमें से 135 घटा देंगे तो देखो कितने बच गए, 90 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 90 बच जाएंगे। देखो यहां पे करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। 135 का अगर मैं भाग देता हूं तो भाग जाएगा एक बार और बच कितने जाएंगे, 90। समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया अपना 90 बच गए, इसमें से इस 90 को मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक चीज ध्यान से रखना, ये जो लाइन लिखी थी ना ऊपर वाली, ये सेम लिख दो और यहां पे लिख देता हूं मैं पुनः है, पुनः है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, पुनः है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से पुनः काम में लेंगे, लेकिन अब की बार लेना क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई। जो आगे आने वाले में पहला और लास्ट का जो शेषफल बचा हुआ है वो हम काम में लेंगे, कितनी बार भाग गया था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 135 को अब की बार यहां पे लिख दूंगा 225 की जगह, बराबर की जगह बराबर का निशान ही आ जाएगा। पहले 135 लिखा था वहां पे लिख दूंगा 90, ठीक है भाई। इसको तो यहां पे लिख दिया और इसको यहां पे लिख दिया। अब देखो कि इसमें कितनी बार भाग जा रहा है और प्लस में लिख देंगे शेषफल बचता है वो 90 दुगुना 180 होता है, तो भाग जाएगा नहीं, 2 बार नहीं जाएगा तो एक ही बार जाएगा।
एक बार भाग चला गया, बच कितना गया वो देखो, 90 से 10 तो 100 तक हो जाएगा, और 35 ऊपर तो 45 बच गया। कितना बच गया बोलो? 45 बच गया। यही लाइन लिख दो। पुनः है यूक्लिडे विभाजने प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिडी विभाजन है प्रमेयिका से। अब देखो वापस वही काम करेंगे, इन दोनों को लेंगे, पहले और लास्ट वाले को। इसमें पहले लास्ट वाले को लिया था ना, इस 90 को उठा के यहाँ पे छाप दो, इस 45 को उठा के यहाँ पे छाप दो, गुणा करके जितनी बार भाग जाता है वो लिख देंगे, प्लस शेषफल लिख देंगे कितना आया है। तो देखो 45 का पहाड़ा बोलो, 45 दूनी 90, पूरा पूरा चला गया और शेषफल आ गया 0। बस अब इससे आगे ये नहीं लिखेंगे, बस यहीं तक हमें क्या करना था, इसमें लिखना था। समझ आई मेरी बात? अब देखो जो हमें पूछ रहा है उसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें पूछा था इन दोनों का HCF और ये हो जाएगा अपना HCF। तो क्या लिख देंगे, अब देखो क्या लिख देंगे, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः HCF बराबर 45 होगा। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा क्योंकि आपको समझ में आ चुकी हैं पूरी चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार रोक के और ये लिख लो। हो गया? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे मैंने ये लिखा था सेम उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करवा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। 196 दिया है, ठीक है, और साथ में लिख दिया 38,220, 38,220, ठीक है। वही लाइन लिखोगे यहाँ पे यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से, उससे नीचे लिख देंगे 38,220 बड़ी वाली संख्या, 196 छोटी वाली संख्या, गुणा कितनी बार भाग जाएगा वो, और प्लस शेषफल बच जाएगा वो। ये मत लगाना आप, जो बिंदु बिंदु में लगा रहा हूँ ये, ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए लगा रहा हूँ। चलो भाई 196 का इसमें भाग देंगे, 196 का पहले इतने में देंगे 382 में, 196 का दुगुना होता है 392 होता है, तो ये 392 से छोटा है, मतलब एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 196। तो 196 इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 12 में से 6 घटाए तो 6 बच गया, और फिर 18 में से 10 घटाए तो अपना 8 बच गया, फिर 3 में से 2 घटाए तो अपना 1 बच गया, 186 अपना बच गया है। इसमें 186 क्या है कि मैं लिख दूंगा 2, तो ये हो गया 1862। 1862 में 196 का भाग देके देखते हैं। मान लो 196 को एक बार 200 मान लो, 200 से थोड़ा ही तो कम है, 200 मान के करो, 200, 400, 600, 800, ऐसे 18 में देंगे तो 9 बार चला जाएगा। 1800 तक कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 4 4 कम है तो 9 चौक 36 कम हो जाएगा। 36 कम होता है तो हम लिख देते हैं 1764। क्या लिख देंगे? 1764 है, और 1764 में इसका भाग जाएगा अपना 9 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार भाग चला जाएगा। इससे घटा दो, आप भाग देके देख लेना, मैं कर देता हूँ फटाफट। 12 में से 4 गया तो बच गया अपना 8, ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा 0, 9 8 98, और जो बच गया वो 0 लगा देंगे, ठीक है। 980 196 का, तो इसमें 5 बार जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। शेषफल नहीं बचा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? शेषफल ही नहीं बचा,
चलो कोई बात नहीं, फिर तो क्वेश्चन हो ही गया अपना, फिर तो क्वेश्चन हो ही गया। 980 तो 20, 5 चौका 20 सही है, नहीं बचेगा, बस 0, सीधा सीधा हो गया ये तो। अरे सीधा सीधा हो गया, बस एक ही लाइन में लिखना था, 0 बच गया तो क्या लिख देंगे, वापस वही चीज कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो HCF बराबर 196 होगा। अब देखो ये कैसे पता लगाएं कि ये होगा या ये होगा, तो मैंने आपको बताया था जिसका हम भाग दे रहे हैं ना, देखो पिछले वाले में मतलब बराबर के जस्ट आगे जो आता है ना वही होता है अपना आंसर, ठीक है, HCF। अरे HCF तो समझते हो ना, जिसको आप बोलते हो मैसेप है, वो होता है HCF, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन और देख लो साथ ही। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 867 और 255, 867 और 255। तो मैं सीधा यहां से शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को करना। भाई 255 का कितनी बार भाग जाएगा, 255 का पहाड़ा बोलो, 200, इसको एक बार 250 मान लो, 250, 500 और 750, तो 3 बार जाएगा, और ये 3 बार हो जाएगा, 750 में 15 जोड़ दो तो 765 हो गया। ये 867 है, तो ये कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, 102 बच गया। अरे कितना बच गया, 102 बच गया, 102 ही बचा ना, 765 से 865 कर देंगे, फिर 2 और जोड़ देंगे। तो अब की बार क्या करेंगे, यहां पे लाइन लिख देंगे कि पुनः यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से। उससे नीचे क्या लिखूंगा मैं, इन दोनों को काम में लेंगे अब की बार। 255 बराबर 102, अरे ये वाली लाइन तो याद कर लो आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यही लाइन लिखनी है बस बार बार में, इससे ऊपर भी यही लाइन लिखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। इसके नीचे फिर से यही लिखेंगे। 102 का भाग दो, 102 दूनी 204, तो 2 बार भाग चला गया, प्लस में कितना बच गया बताओ, अरे कितना बच गया, 204, तो ये आ गया, 55 में से 4 घटा दो, 55 में से 4 घटाएंगे तो अपने 51 बच जाएंगे। अब इसको और इसको लेंगे साथ में, यहां लिख देंगे पुनः है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ओके। 102 बराबर है, अब ये लिख दो यहाँ पे 51, और 51 का भाग सीधा सीधा 2 बार चला जाएगा, अरे जाएगा ना, 51 दूनी 102, तो बराबर के जस्ट आगे वाला यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कर लेना क्वेश्चन, आप अभी बैठ के कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, कि दर्शाइए कि दूसरे में दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना। शुरुआत करते हैं, देखना मैं यहां पे लिख देता हूं, माना कोई धनात्मक, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम तो जानते हो ना सारे, धनात्मक विषम पूर्णांक अक्ष है, धनात्मक विषम पूर्णांक अक्ष है, तो मत लिखो, तथा लिखो, थोड़ी सी और चीज लिख देंगे, तथा। अब एक चीज देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कि 6q+1। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि x बराबर 6q+1, तो जो बराबर के जस्ट आगे वाली चीज है
अभी देखो पीछे वाले क्वेश्चन में रिवाइज करो, बराबर के जो जस्ट आगे होती है उसी का तो हम भाग देते हैं ना, उसी का हम क्या देते हैं, भाग देते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तथा भाजक 6 हो तो, ठीक है, भाजक 6 हो तो क्या हो जाएगा, तो अक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, अक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, अक्स बराबर मान लो कि 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए एक्स में, मान लो कि एक्स की जगह अगर मैं 36 लिख दूं तो 36 में तो 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर मैं एक्स की जगह 18 लिख दूं तो 18 में भी 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हो सकता है कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। इस चीज को देखो हम यहां पे कैसे लिखेंगे, तो अक्स का मान 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होगा। अब एक चीज समझ में आई क्या, एक चीज समझ में आई क्या कि मैंने यहाँ पे 6 क्यों प्लस 1 लिख दिया, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4 और 6 क्यों प्लस 5, लेकिन 6 क्यों प्लस 6 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों प्लस 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर 6 का भाग देंगे ना तो शेष फल या तो 0 बच जाएगा, या 1 या 2 या 3 4 या 5, लेकिन 6 का भाग देंगे तो 6 शेष फल हमारे पास नहीं आएगा। समझ में आई बात, इसीलिए मैंने आपको पहले वो चीज समझाई थी 8 का भाग 32 में देकर। समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब हम इसमें से करेंगे क्या, हमें इसमें से ये करेंगे कि हमें पूछ रहा है कि विषम, हमें पूछ रहा है विषम, तो हम इनमें से देख लेंगे कि इनमें से विषम कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दूं, जिनमें से 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 तथा 6 क्यों प्लस 5 विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। क्यों होंगे, वही विषम का मतलब आप क्या समझते हो, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 9, यही तो होते हैं विषम। तो अब देखो, जैसे मान लो कि अगर 6 का हम, जैसे मान लो कि 6 से गुणा हो रहा है ये क्यों, तो ये तो सम संख्या हो गई या नहीं हुई। जैसे 6 के पहाड़े में देख लो, कोई भी अगर विषम संख्या आती है क्या 6 के पहाड़े में, भाई 6 6 दूनी 12, 12 भी विषम, 6 3 18, 18 भी विषम, 6 चौके 24, 24 भी विषम नहीं सम। ठीक है, 6 तो 6 होता है सम, 6 दूनी 12, 12 होता है सम, 6 3 18, 18 होता है सम। तो सारे क्या होते हैं, सम होते हैं। ये हो गया अपना सम, ये भी हो जाएगा सम और ये भी हो जाएगा सम। जो बच गए वो अपने क्या हो जाएंगे, विषम। और यही हमें क्या किए थे, पूछे थे, जो हमने यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अरे भाई कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हमें पता है, इसलिए हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि, अब जो क्वेश्चन दिया ना वो वाला लाइन लिख दो सेम टू सेम। हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हमें 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 तथा 6 क्यों प्लस 5 के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। ये हो जाएगा अपना
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही लिखना था। इसमें देखो मेन चीज ध्यान में रखने वाली क्या हुई, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, विषम को लिखा था। हमें ध्यान में रखने वाली चीज कौन सी है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम भाग किसका देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही सेम क्वेश्चन आएगा, अगर 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमने 0 शेषफल लिखा, 1 2 3 4 5 तक लिख देंगे। फिर देख लेंगे इनमें विषम कौन सा है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, जो लाइन हमें पूछी थी वो लाइन सेम टू सेम यहाँ पे छाप देंगे। समझ में आ गई मेरी बात, यही चीज आपको करनी है। ऐसा ही अगर ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपको करना है, हो सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ जाए। ओके, अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन पढ़ो। और देखो अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अपनी क्लास है आज से स्टार्ट हुई है, आज पहली क्लास अपनी। अगर आप थोड़े दिन बाद में इस क्लास को देख रहे हो तो आपको करना क्या है, चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे NCERT 10th नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 3 या 4 महीने में मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि एक आर्मी परेड में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाली बैंड की टुकड़ी के पीछे चल रही है, तो किस प्रकार से उसको हम मतलब सेट करें, किस प्रकार से उनके स्तंभ बनाएं कि सभी स्तंभों में समान सैनिक हो जाएं। देखो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का समझना एक बार कि हमारे पास 32 तो बैंड वाले हैं। अब बैंड तो सारे जानते हो, बैंड बाजा वाले होते हैं आर्मी में भी, ठीक है ना, आर्मी में भी बैंड वाले होते हैं। और 616 हैं आर्मी के जवान जो बंदूक वाले होते हैं वो। ओके, ये हैं बंदूक वाले। तो इनके स्तंभ बनाने हैं, स्तंभ का मतलब जैसे मान लो कि ये बैंड वाले हो गए अपने, चलो मैं ऐसे निशान लगा देता हूं आप समझ जाओगे, ठीक है। ये बैंड वाले हो गए और इनके पीछे इस साइड मुंह किए हुए हैं ये, ठीक है ना, आगे की तरफ। और इनके पीछे जो बंदूक वाले खड़े हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बैंड वाले हो गए और ये बंदूक वाले। तो इनको ऐसे सेट करना है कि सारे जो स्तंभ है ना इनमें समान समान सैनिक आए, जैसे कि यहां तक बराबर तक आ जाएं, ये बैंड वाले यहां तक आए, ऐसे मतलब सिस्टम से इनको क्या करना है, हमें सेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ऐसा काम हमें करना होना कि बहुत सारी संख्या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैसेप निकालते हैं। जब भी हमें छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करना हो तब हम क्या निकालते हैं, मैसेप निकालते हैं। समझ में आ गया ना कैसे, आगे बैंड वाले खड़े रहेंगे, ऐसे लाइन होगी उसमें बैंड वाले फिर सैनिक, पास में दूसरी लाइन उसमें बैंड वाले फिर सैनिक, तीसरी लाइन पहले बैंड वाले उसके बाद में सैनिक उसमें खड़े होंगे। तो यही चीज है। तो समझ में आया आपको कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, मतलब 616 सैनिक हैं, उनमें से पहली लाइन में कुछ, दूसरे में कुछ, तो उस सैनिकों के हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया ना कि भाई ये पहली लाइन में आएंगे, ये दूसरी में, ये तीसरी में। तो जब भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो हम HCF यानी मैसेप निकालते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। तो हम करेंगे क्या, पहले तो लिख देंगे भाई बैंड वालों की संख्या, बैंड वालों की संख्या, बैंड वालों की संख्या बराबर 32। फिर क्या लिख देंगे, जो आर्मी के टुकड़ी के जवान हैं उनकी संख्या, टुकड़ी के सदस्यों की संख्या, टुकड़ी के सदस्यों की संख्या बराबर 616। यहां पे मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
HCF निकालने पर, HCF निकालने पर। अब देखो भाई हमें HCF निकालेंगे, लेकिन कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्यों? क्योंकि हमें तो इस प्रश्नावली में यही विधि पढ़नी है। वैसे तो HCF दूसरी विधि से भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 32 लिख दिया, यहाँ पे 616 लिख दिया, फिर देखेंगे कौन सी संख्या का दोनों में भाग जा रहा है, 2 का जाएगा, ऐसे से। HCF याद है सभी को? ठीक है, वैसे ही। लेकिन इसमें हम किससे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलो तो शुरू करते हैं। दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख दो। जो बड़ी संख्या है पहले वो लिख देंगे, उसके बाद में छोटी संख्या लिख देंगे, गुणा कर देंगे कि कितनी बार भाग जाएगा। भाई 32 का भाग देंगे इसमें, तो 32 का भाग पहले 61 में दूंगा मैं। 32 दूनी 64, मतलब एक ही बार भाग गया। और बच कितना गया वो देखो, 32 से आगे गिनो, 42, 52 और 62। कितने हो गए? 62 तक 30 हो गए, लेकिन ये तो 61 ही है, तो कितने बच जाएंगे? 29 के आगे मैं 6 लिख दूंगा, 296। 296 में देना है 32 का भाग। 32 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 320 आता है। तो अगर 9 बार बोलेंगे ना तो 9 बार इसमें चला जाएगा, तो ये हो गया अपना 19। 32 का पहाड़ा 9 बार बोलो, 9 दूनी 18, असल 1 9 3 27 और 1 28, 288 आ गया। 288 इसमें से माइनस कर दो, क्या बच रहा है अपना? 88, 89, 90, 2 तो वो और 6 ये, कितना बच गया? 8 बच गया है अपना। वापस क्या काम करेंगे? वापस इन दोनों को लेंगे, तो यहां पे मैं इसे लिख देता हूं पुनः है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखो क्या करना है, 32 को तो यहां पे लिख दूंगा, इस 8 को यहां पे लिख देता हूं, 4 बार भाग जाएगा और 0 बच जाएगा। जब 0 बच जाता है ना तो बराबर के जस्ट आगे वाला ही हमारा आंसर होता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अतः है HCF बराबर 8 होगा। HCF बराबर 8 होगा। 8 होने का मतलब कितने स्तंभ बनाएंगे हम? 8 स्तंभ बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 8 स्तंभ बनाएंगे। 8 कौन से? 8 का मतलब हो गया कि जो 32 है ना, तो 32 में से ऐसे लिख दूंगा मैं कि 4 तो यहां खड़े हो गए, 4 यहां खड़े हो गए, 4 यहां खड़े हो गए, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस साइड में मुंह कर रखा है इन्होंने। ये तो हो गए सारे बैंड वाले। अब इनके पीछे आर्मी वाले खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे ऐसे। तो कितनी लाइन बन गई? ये जो कितने स्तंभ हो गए? ऐसे 8 स्तंभ हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है तो हम लिख देंगे कि कितने स्तंभ हो जाएंगे? 8 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब देखो, अतः है समान संख्या वाले 8 स्तंभ बनेंगे। अरे स्तंभ का मतलब समझते हो ना? स्तंभ वैसे तो खंबे को बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे सैनिक खड़े हैं ना तो उसके लिए भी हमें स्तंभ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। देखो जो चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों में सिद्ध करने वाली चीज है। तो वो हम इससे आगे वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इसी में करेंगे तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब के लिए इतना ही। आगे मैं ऐसे करके आपकी 100 क्लास होंगी, 150 होंगी, जितने भी क्लास होंगी सभी में 2 या 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो आराम से पढ़ते रहिए। बाय बाय।